नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त हम फॉरबिसगंज प्रखंड के अररिया डिस्ट्रिक्ट और फॉरबिसगंज प्रखंड के परवाह पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ एक युवा देख रहे हैं जो एमआईएम के युवा नेता हैं और ये एमआईएम के लेकर के ये सारे लोग मतलब पार्टी के लिए, एमआईएम पार्टी के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं कि क्या इनका मत है। आज जानने की कोशिश करेंगे हम कि जो ये परवाह पंचायत के अंदर सारे लोगों का बुलाने का मेरा मकसद क्या है। क्या इस बार पतंग उड़ाना चाहेंगे ये लोग या ओवैसी की पार्टी को लेकर के किस तरह सोचते हैं। तमाम हमारे साथ जो एमआईएम के जो नेता है, युवा नेता, इनसे बात करेंगे और इनसे सवाल करेंगे। इनका नाम आपका अमजद शेख है और देख रहे हैं काफ़ी युवा हैं और अभी अभी जस्ट पटना से आए हैं। मुझे कॉल किए थे कि मैं एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ आपके यहाँ, आपके चैनल पे। तो तमाम मैं दिखाना चाहूँगा, दर्शकों को दिखा दीजिए। सभी बुजुर्ग और सभी जवान साथी भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये एमआईएम पार्टी को लेकर के किस तरह सोचते हैं या इंडिया गठबंधन को लेकर के किस तरह सोचते हैं। तमाम बातें करेंगे हम लोग। सबसे पहले अमजद शेख जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एमआईएम के युवा नेता हैं, क्या कहेंगे एमआईएम की विचारधारा क्या है और ये अन्य पार्टियों से कैसे अलग है, ये बताइए। देखिए, एमआईएम का विचारधारा पूरे देश को मालूम है कि जहाँ पे एमआईएम इलेक्शन, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, महंगाई और किसानों के हित में लड़ने का काम करते हैं, वहाँ पे विपक्ष का जो नेता है जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा लेके इलेक्शन लड़ते हैं। तो आपकी पार्टी पर भी तो आरोप लगते हैं वैसे जी पर कि सिर्फ कट्टरता की राजनीति करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। हमारा देश तो सबका देश है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सिर्फ वो मुसलमानों की बात क्यों करते हैं। फिर बीजेपी से अलग कैसे हो गई। देखिए, अगर हम बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं हैं तो आप इस चीज़ को अच्छा से क्लियर कर सकते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा आया तो भारत के पार्लियामेंट में 543 एमपी में सबसे पहले वाहिद एक ऐसे एमपी थे जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किए, पाकिस्तान के सामने धूल चटाने का काम किए। और आप कह रहे हैं कि उन लोगों के ही हित में हम काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये तो पत्रकारों और विपक्ष के नेता हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई नहीं। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम मैं और भी मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ। जैसे मुसलमान की पार्टी ही एमआईएम को ज़्यादातर लोग समझता है और फिर मुसलमानों के हक की भी बात करता है, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन फिर भी मुसलमान की ही आप ही के जो कम्युनिटी के लोग फिर बीजेपी के बी टीम क्यों कहते हैं ऐसा। देखिए, वो पैसा का लालच है, लोभ लालच है, क्योंकि कुर्सी आती जाती रहती है। लेकिन जिसको ईमानदारी से जरा सा भी प्यार नहीं है वही हम पे तोहमत लगा रहे हैं कि हम। मैं ये भी जानता हूँ कि जो भी मुसलमानों के हक की बात होती है पार्लियामेंट में करने वाले वैसी जी ही हैं, उनके हक हकूक़ की बात जो भी होती है वो वही करते हैं। फिर भी आपके अपने लोग क्यों उनको बदनाम करते हैं, बीजेपी के बी टीम को। अपने लोगों को आज तक जो है एक भूत सवार है सिर्फ राजद और कांग्रेस को लेकर। उन भूत सवार को हम लोग चाह रहे हैं कि उनको अब निखारा जाए, क्योंकि हमारे पार्टी में पहले ऑप्शन नहीं थे हमारे लोगों को जो हम किसी और को वोट दे सके। लेकिन अब हमारे पास तीसरा विकल्प है जो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है। हम लोग उनके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनको वोट देने का अपील करते हैं लोगों से। लेकिन हमारे कौम के लोग जो आप जैसा कि बोले कि बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं हमको, ये ठीक है कि हमारे कौम में भी बीजेपी की बी टीम कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि सब कौम एक जैसे एक राह पे चलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे में भी है जो हम लोगों पे तोहमत लगाने के हम बीजेपी की बी टीम है, लेकिन इसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है। जब असदुद्दीन ओवैसी आंख में आंसू आ गए थे, जब काबा शरीफ पहुंच के बोले थे, खुदा कसम खा के कहते हैं कि बीजेपी के जरा सा भी हमें अगर 1% भी हम उनके सपोर्ट करते होंगे तो या अल्लाह हमें बरहक यहाँ से उठा ले। बिल्कुल, ये सब तमाम चीज़ें हैं। और मैं दोस्तों बता दूं कि मैं इस वक्त अररिया डिस्ट्रिक्ट है, ये सीमांचल का एरिया है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तमाम जो यहाँ से जब पिछला विधानसभा जो हुआ था, यहाँ से करीब वैसी जी की पार्टी ने 5 सीट लाया था, है ना। 5 सीट आए थे और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। फिर वो सीट 5 सीट कैसे कन्वर्ट हो गए दूसरे में, उनको साथ धोखा हुआ, आवाम के साथ धोखा हुआ, क्या कहेंगे इस पर। देखिए, गद्दार लोगों को अगर थोड़ा सा साफ छवि करके अगर आप अपने पार्टी में ला लिए तो ऐसा नहीं है कि वो गद्दारी से दूर हो जाएंगे, उनके मन में गद्दारी चलती रहती है। हमारी जो पार्टी पहली बार भरोसा करके इलेक्शन लड़े बिहार में, तो 2014 में लड़े थे उपचुनाव, जो कमरुल हुदा साहब किशनगंज के एमएलए चुने गए थे। उनके बाद 2020 में मेरी पार्टी फिर से कमबैक की और इलेक्शन लड़े और 5 गो सीट जीते। अब 5 सीट में से 4 विधायक जो है राजद ने खरीद लिए, राजद ने उसको तोड़ लिए पैसे के दम पे। बल्कि हमारी पार्टी के नेता उसमें नहीं गए, बल्कि राजद उनको पैसा का ऑफर देके, मंत्री का ऑफर देके अपनी पार्टी में ले लिया और उनको खरीद लिया। आपके अपने लोग ही सौदाबाजी कर लिए ना, आवाम के साथ धोखा किया। कौन किया? अपने लोग किए। जी, हमारे अपने लोग जो कौम के रहनुमा बनते हैं, जी, मुस्लिमों के नाम पर वोट लेते हैं। जी, देखिए, आवाम बहुत भरोसा करके
ना कि किसी कैंडिडेट को देखते हुए, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी को देखते हुए उन कैंडिडेटों को वोट दिए थे। उन कैंडिडेटों में से अगर एक भी कैंडिडेट को लगता है कि हम अपने आप पे चुनाव जीते हैं, तो मेरा ओपन चैलेंज है कि मुखिया का इलेक्शन लड़के जीत जाए, हम उसे मंत्री का पद ऑफर कर देंगे। क्या लग रहा है इस बार जो विधानसभा में लोग अपना बदला लेंगे, जिस तरीके से ऐसे कैंडिडेट जो हैं इस तरीके से उनको बाइकाट करने का काम करेंगे, या फिर क्या होगा? बिल्कुल इंशाल्लाह हम लोग बदला लेंगे। 4 गया है, 24 लाएंगे, इसमें नो डाउट है। अब बदला की बात है तो जनता इस बार अच्छे तरीके से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, क्योंकि ये लोग आंख से अंधे, कान से बहरे और दिमाग से पैदल नहीं है। ये लोग सब कुछ को देख चुके हैं कि हम लोगों के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाला वाहिद एक ऐसा शख्स है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो हम लोग अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, हम लोग किसी के 2 रुपया पे नहीं बिकने वाले। अब हम लोग अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। तो जो हम लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके सड़क से सदन पार्लियामेंट तक आवाज उठाते हैं, हम उनके लिए जानों कुर्बान करने के लिए तैयार है और उनके हक में वोट देने के लिए तैयार है। चलिए, एक यहाँ पे युवा है, एक और यहाँ पे हमारे साथ, इनका भी कहना था कि सबका अपना नेता है, यादव का अपना नेता है, पासवान का अपना नेता है, कुशवाहा का अपना नेता है, सभी का अपना नेता है, मुस्लिमों का नेता जो है हमारा क्यों नहीं हो सकता है? आप यही सवाल था ना, क्या कहेंगे इस पर? जो मुस्लिमों का ही, आप सिर्फ मुस्लिम की बात करेंगे और वो हिंदू की बात करेंगे। एनडीए गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा, एनडीए की बात कर रहा हूँ, तो फिर उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? इंडिया जो बहुत खूबसूरत देश है, हम सब तमाम सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सबका देश है, तो क्या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ यहाँ से भी हम तमाम लोगों की बात करें, सिर्फ कट्टरता की राजनीति छोड़कर सभी के लिए स्पेस रखें? आपको लगता है? बिल्कुल सही बात है कि नेता तो सबका अपना अपना हक है चुनने का, अधिकार भी है, चुनना भी चाहिए। और अगर कोई हमसे आगे 4% 5% में है तो उनका अपना पर्सनल नेता है और वो सीट पर भी है। तो हम लोग जब 18-19% में है तो हमारा भी पर्सनल कोई नेता होना चाहिए। मैं जायज़ सवाल है। और जब पर्सनल नेता हो तो ऐसा नहीं हो कि वो हमारे लिए सिर्फ हो, सबके लिए, वो सबके लिए हो। बगीचा आपने बोला था कि हिंदुस्तान जो है बहुत खूबसूरत मुल्क है। बगीचा जिसमें एक ही फूल लगा हो वो खूबसूरत अच्छी नहीं, जिसमें हर तरह के फूल हो, और वो चीज़ जो है पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तानी है जिसको ये चीज़ हासिल है। तो ये अधिकार बनता है, हक बनता है। और नेताओं की वजह से सच पूछिए तो हिंदुस्तान में ही अदर स्टेट का क्या हाल है वो भी हमने देखा है, और हम जिस स्टेट में रह रहे हैं इसका क्या हाल है वो भी हम देख रहे हैं। तो हमें जब चलते हैं, दुनिया घूमते हैं, तो हमको खुद को ये लगता है कि बहुत ऐसे काम है जो नेताओं की वजह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं बोलूँगा, एक और साथी यहाँ पे, क्या नाम हुआ? गठबंधन को लेकर के मेरा ये सवाल है कि जो इंडिया गठबंधन है और वैसे की भी पार्टी भी 5 सीट लाई थी मुस्लिम बहुल क्षेत्र से, तो क्या वजह है कि इंडिया गठबंधन वैसे को समर्थन नहीं किया, मतलब वो अपने इवेंट की नहीं जोड़ा? क्या वजह है इसका? एनडीए गठबंधन चाहती है कि अगर हमने ओवैसी को अगर शामिल कर लिया अपने गठबंधन में तो वो सोचती है कि ये और मजबूत हो जाएंगे। इसी डर से वो जो हम लोगों को गठबंधन में नहीं ले रही, लेकिन वो ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और सबसे बड़ी भूल होगी। ये जो सपना देख रहे हैं तेजस्वी को सीएम बनाने का, ये सपना उनका अधूरा रह गया। अब ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, जहाँ तक हम लोगों को लगता है। अलायंस में नहीं जोड़ने के कारण, नहीं जोड़ने के कारण रोष है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मुसलमानों का वोट तो लेते हैं ये लोग, लेकिन मुसलमानों को आगे किस तरीके से माने जाने से रोकते हैं, क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहते पूरे बिहार में कि मुसलमानों का कोई बड़ा नेता, क्योंकि उनको डर इस चीज़ का है कि 18% की आबादी जो मुस्लिम है, ये अगर इनमें से अपना नेता चुन लिए तो फिर हम कभी भी सत्ता में कमबैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप 2020 का विधानसभा चुनाव का अगर नतीजा उठा के देखिए तो 243 विधानसभा सीट में सिर्फ 17 मुस्लिम उम्मीदवार को उतारे और 17 में से 4 उम्मीदवार मात्र जीते। वो भी ये उम्मीदवार वहाँ उतारे जाते हैं पार्टी के, जहाँ तक हम लोगों ने भी एनालिसिस किया है कि जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हैं वहाँ पे देने का काम करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये आप सवाल कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम और जोड़ना चाहेंगे कि मुस्लिम बहुमूल्य के इलाका में उनका सबसे बड़ा माइंड थिंक है कि नॉन मुस्लिम को देते हैं टिकट, और नॉन मुस्लिम इलाका में मुस्लिम को टिकट देते हैं ताकि मुस्लिम इलाका से नॉन मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आ जाए, और नॉन मुस्लिम इलाका में जब मुस्लिम जाए तो वो हार जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट 100%। क्या ऐसा कोई सीट आपके नज़र में है जो आप इस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं? अररिया को देख लीजिए ना, अररिया में पिछले लोकसभा चुनाव में शाहनवाज आलम क्यों हारे? अररिया से जो लोकसभा चुनाव हुए वहाँ पे शाहनवाज आलम क्यों हारे? ये तो मुस्लिम बहुमूल्य का इलाका है, लेकिन शाहनवाज आलम हार रहे हैं। और उसका हारने का नतीजा आप देखिए, हम अपने कैलकुलेशन किए तो नरपतगंज पता चला विधानसभा से इनको वोट नहीं मिले, जबकि नरपतगंज विधानसभा में यादव है सिर्फ। मुसलमानों को छोड़ दिया जाए तो यादव वोट ही नहीं दिए, क्योंकि 14% जो यादव है उसमें से सिर्फ 4% तेजस्वी यादव के, 10% एनडीए के हैं। बाकी यहाँ के जो हम 18% हम एक ही चीज चाहते हैं। आप कहना चाह रहे हैं मुस्लिम कैंडिडेट को यादव वोट नहीं देते? बिल्कुल ही नहीं देते।
बिल्कुल ही नहीं देते हैं। अगर देते तो फिर जीते ना। पूरे बिहार में 40 लोकसभा में क्यों 4 को कैंडिडेट जीते? यही वजह है। बिल्कुल। अब देखिए कांग्रेस के 2 को कैंडिडेट जीते, तारिक अनवर, डॉक्टर जावेद साहब, बाकी तो एक भी नहीं जीते। बाकी राजद का भी एक भी नहीं जीते, जो भी जीते वो नॉन मुस्लिम जीते। तो कंडीशन सीधा है कि आप हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ हमको रखे हुए हैं कि रोड साफ करो, हम आगे चलेंगे, रैली करेंगे, होर्डिंग लगवाओ, पोस्टर लगवाओ, गरीबी छाओ। बुजुर्ग हैं यहाँ, चाचा लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार MIM का पतंग उड़ेगा या कटेगा? क्या लग रहा है? उड़ेगा। क्या आप लोग मन बनाए हुए हैं कि MIM के कैंडिडेट को वोट देंगे? एकदम दे सर। क्या कहेंगे चाचा, वैसे जैसे नेता जो हैं इस तरीके से, क्या लग रहा है कि पतंग को उड़ाना है या फिर क्या करना है? पतंग को उड़ाना है। उड़ाना है, एकदम तैयार हैं आप लोग? आप लोग क्या चाहते हैं? आप सब लोग हम लोग क्या चाहते हैं कि पतंग को उड़ाना है। क्या चाहते हैं? पतंग उड़े या फिर क्या करें? अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग तमाम जो MIM के जो भी कार्यकर्ता है या फिर जो भी व्यूवर हैं या फिर जो भी लोग भी MIM को पसंद करते हैं, या अपने ये से अपने सदर से या जो बिहार के अध्यक्ष हैं लोग, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम अपनी पतंग की हवा से तेजस्वी यादव का लालटेन बुझाएंगे। बस पतंग की हवा से तेजस्वी यादव का लालटेन बुझाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह बुझाएंगे। ऐसा इरादा किया है? बिल्कुल बिल्कुल। सबको हमारा अब हमें ये लालटेन की आग्रह जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए कि अब आप हमारे किसी पर हॉट सीट पर कोई शिक्षित आदमी को बैठाइए, कोई पढ़े लिखे इंसान के हाथ में जो बागडोर संभालने का मौका दीजिए। और पढ़ा लिखा इंसान न तो हिंदू होता है, न मुस्लिम होता है, वो न किसी जाति से होता है। शिक्षा बहुत बड़ी बात है। अगर शिक्षा में जाति पात देखा जाता तो बाबा साहब जो संविधान नहीं लिख पाते, है ना। अभी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ब्राह्मण राजपूत आ जाए और कोई चमार आ जाए तो उसको बैठने के लिए नहीं देता, अनुमति नहीं। अभी हमारे गांव का भी ये हाल है, उसको बैठने का बगल में आज भी है। आज भी जाति प्रथा को लेकर के जो है, हम जिस पंचायत में रह रहे हैं यहाँ 90% आदमी परवाहा पंचायत में जाति प्रथा को लेकर चल रहा है। जाति प्रथा को लेकर के चल रहा है। आज भी इस तरीके आज से भी है। आज भी है। ब्राह्मण के ट्वेल्व में चमार का बच्चा पानी नहीं पी सकता है। आज भी मुसहर का बच्चा, अभी जिस मंदिर में ब्राह्मण राजपूत जाके पूजा करता हो, माथा टेकता हो, हरिजन को, दलित को उस मंदिर में जाने का अनुमति आज भी नहीं है। ये बोलने के लिए मीडिया में, पत्रकारिता में बोलने के लिए जो है कुछ नेता दिल्ली में बैठ के, कुछ नेता पटना में बैठ के, ये सिर्फ बहुत बड़ी मार्केटिंग चल रहा है सर इसका। लेकिन ये लोग तो आज के डेट में सबसे ज्यादा जो SC ST की बात कर रहे हैं या फिर निचले समाज की बात कर रहे हैं, वो लोग तो सबसे बड़े अपने आप को BJP बताते हैं, वोटर बताते हैं और उसको पसंद करते हैं। नहीं, हाँ यही तो है। ये असल में अकल का फायदा उठा रहा है। जो बड़े जाति के लोग हैं वो छोटे जाति से अकल का फायदा उठा रहा है। सबसे पहली बात है कि छोटे जाति में कोई पढ़े लिखे व्यक्ति इतना है नहीं कि उसको समझा करके एक रास्ते पर ला सके। अभी जैसे कि वो जो क्या नाम है, रावण, चंद्रशेखर रावण जो है, वो जो है अभी नगीना में वहाँ से जो है सांसद है, तो वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिगड़ वाला थे, मैदान में उतरे तो वहाँ के लोग भी कुछ पढ़े लिखे थे, जागरूक थे, क्योंकि वो दिल्ली बम्बई के बगल में रहने वाले, एक अच्छे शहर के बगल में रहने वाले थे। चलिए अंत में आप क्या कहेंगे? MIM के युवा नेता हैं और अपने पार्टी के लोगों से या फिर कार्यकर्ताओं से या फिर सदर से क्या अपील करना चाहेंगे? बिहार के, पूरे बिहार के लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या फैक्टर होगा, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा तो पूरे अपने MIM पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबसे पहला एक ही गुजारिश है उन लोगों से कि हम लोग किसी की हुजूरी नहीं करें। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि अभी यात्रा पे जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकले हुए हैं, तो उनके पीछे जा जाके या उनके आगे जा जाके हम लोगों का बैनर ले लेके लगाया हुआ जा रहा है कि MIM को गठबंधन मिले, जबकि हमारे सदर साहब इनकी कोई अनुमति नहीं दी है। बल्कि अगर आपको इसी चीज का ताकत दिखाना है तो आप वोट देके MIM पार्टी को, कैंडिडेट को जिताइए और विधानसभा भेजिए, ताकि हम लोग बैनर से नहीं, हम लोग उनको अपनी औकात दिखा दे, अधिकार दिखा दे। देखिए, अपना अधिकार मांगना न्याय नहीं है, लेकिन हक और हिस्सेदारी की बात करना अन्याय है। तो वैसी जी का ये क्या नाम है, तेजस्वी जी का ही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी। वो नौमी फैल है, वो क्या बचाएगा? अगर उनको जरा सा भी माइंड थिंकिंग होगा, पढ़ा लिखा होगा। आप चाह रहे हैं कि 18% है तो हमको भी उस तरीके से मिलना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं, हमारे बिहार प्रदेश सचिव राणा रंजीत इस चीज का ऐलान कर चुके हैं कि हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतने, मतलब जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी चाहिए। तो उस हिसाब से आप जो बोले बिना MIM इलेक्शन लड़े हुए हमको सपोर्ट करें, तो आप 40 से 50 सीट कैंडिडेट मुसलमान को दे दीजिए। कसम खुदा बोलते हैं इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बिहार प्रदेश सचिव जो राणा रंजीत साहब, उन्होंने कहा ऑफिशियल अनाउंस किया हुआ कि आप 40 से 50 सीट मुस्लिम कैंडिडेट को दे दीजिए, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे पूरे बिहार में। और अगर नहीं दिए हैं
जी अलायंस में शामिल कीजिए, और अलायंस में शामिल नहीं कीजिएगा और कैंडिडेट भी नहीं दीजिएगा तो आप लिख के ले लीजिए, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि बिहार में कभी भी तेजस्वी यादव नहीं सीएम बन पाएंगे, न देश में राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे, और हम किंग मेकर के भूमिका में इस बार इंशाल्लाह जाएंगे। कैमरामैन से बोलूंगा, तमाम एमआईएम के सपोर्टर हैं यहाँ पे, आप दिखा सकते हैं। एक बार नारा लगा दीजिए, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, सदर साहब जिंदाबाद, अब्दुल इमान साहब जिंदाबाद, अब्दुल इमान साहब जिंदाबाद, राणा रंजीत साहब जिंदाबाद, राणा रंजीत साहब जिंदाबाद। नारे लगा रहे हैं और इस तरीके से ओवैसी को लेकर के काफी इस बार लग रहा है कि पतंग को उड़ाने के लिए ठान चुके हैं ये सीमांचल से। देखते हैं कि अगले विधानसभा जो आने वाला है नवंबर में, क्या उसका रिजल्ट होगा और किस तरीके से ये लोग फैसला करेंगे, क्या कुछ होगा, देखने की बात होगी, दिलचस्प बात होगी। बने रहे हमारे साथ।